मित्रों नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास में। दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खत्म हुए, अब जो है हम मिक्स क्वेश्चनों की सीरीज ला रहे हैं। ये भी मोस्ट जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर है। ठीक, तो आइए प्रश्नों को एक एक करके देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है मित्रों, आष्ट्रिक परिवार की प्रमुख भाषा है। आष्ट्रिक परिवार की प्रमुख भाषा कौन सी है? ऑप्शन ए है तमिल, ऑप्शन बी है मुंडा, ऑप्शन सी है तिब्बती, ऑप्शन डी है खासी। तो आष्ट्रिक परिवार की प्रमुख भाषा कौन सी है साथियों? ये मुंडा है, और मुंडा एक जनजाति भी है। ठीक, तो इसको जनजात से करके और आष्ट्रिक दोनों एक साथ लिंक करके याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है, इनमें से कौन सी है जो भारोपीय परिवार की भाषा भारोपीय परिवार के अंतर्गत नहीं आती है? ऑप्शन ए है केल्टिक, ऑप्शन बी है इटालिक, ऑप्शन सी है जर्मनिक, ऑप्शन डी है सियोन। तो इनमें से भारोपीय परिवार की भाषा कौन सी नहीं साथियों? ये सियोन जो है ये भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है, और भारोपीय परिवार के अंतर्गत ही ये अपनी हिंदी भी आती है। अपनी हिंदी जो है ये भारोपीय परिवार की भाषा है। ठीक, अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है? इनमें से द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है? ऑप्शन ए है कन्नड़, ऑप्शन बी है असमिया, ऑप्शन सी है उड़िया और डी है बांग्ला। तो द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है साथियों? कन्नड़ है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है, द्रविड़ परिवार की भाषा कन्नड़ है। अगला प्रश्न है, एकाक्षरी भाषा परिवार से तात्पर्य है। एकाक्षरी भाषा परिवार से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए है रोमांटिक हेमाटिक परिवार, ऑप्शन बी है चीनी भाषा परिवार, ये परिवार है। ठीक, ऑप्शन बी है चीनी भाषा परिवार, ऑप्शन सी है काकेशियान परिवार और डी है ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार। तो एकाक्षरी भाषा परिवार से क्या तात्पर्य है साथियों? ये चीनी भाषा परिवार जो है इसे एकाक्षरी भाषा परिवार कहा जाता है। क्या कहा जाता है चीनी भाषा को? एकाक्षरी भाषा परिवार। ठीक, अगला है, कन्नड़ का संबंध किस परिवार से है? वही प्रश्न फिर घूम के पूछ लिया है, तो इसमें से कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से हो जाएगा? ये द्रविड़ भाषा परिवार से हो जाएगा। किससे? द्रविड़ भाषा परिवार से। अगला है, हिंदी भाषा में कितने व्यंजन हैं? हिंदी भाषा में कुल व्यंजनों की संख्या कितनी है साथियों? ऑप्शन ए है 21, ऑप्शन बी है 33, सी है 36 और डी है 40। तो हिंदी भाषा में व्यंजनों की संख्या साथियों ये कितनी है? 33 है। और स्वर कितने हैं? स्वर क्या है? 11 है। ये जो है 11 क्या कौन है? ये स्वर जो है 11 है, और व्यंजन कितने हैं? 33 है। अगला प्रश्न है, वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए है 25, ऑप्शन बी है 30, सी है 20 और डी है 35। तो वर्णमाला में साथियों ये का से शुरू होता है, का वर्ग और चा वर्ग, ता वर्ग और टा वर्ग और पा वर्ग। ठीक, इसको आप कचट तप याद करिए, कचट तप। ठीक, तो का वर्ग जो है ये जो का से शुरू होता है स्पर्श व्यंजन और पा फा बा भा मा पे जाके खत्म होता है, यानी कि ये का से मा तक का जो है ये टोटल व्यंजनों की संख्या पूछा जा रहा है। कितने स्पर्श व्यंजन है? तो ये टोटल 25 स्पर्श व्यंजन है। कितने? 25 हैं साथियों। अगला प्रश्न है, निम्न में से संज्ञा शब्द है, इनमें से कौन सा संज्ञा शब्द है? तो संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा की परिभाषा आपको याद रहेगी, तो इसको याद सही से कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा कि संज्ञा किसे कहते हैं, पहचानना होगा, तो आप अच्छे से पहचान लेंगे। नहीं तो आप ऐसे रटे रहेंगे कि हाँ आकाश को संज्ञा बोला था, ठीक है आकाश संज्ञा है। ठीक, तो संज्ञा की परिभाषा क्या है? किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो ये संज्ञा की परिभाषा हुई, तो ये इसमें जो है आकाश जो है ये संज्ञा है। और संज्ञा की खास बात क्या है? जो संज्ञा होती है उसके जैसा कोई दूसरा नहीं होता। जैसे गंगा यमुना ये क्या है? अपने आप में संज्ञा है, इसके जैसा कोई दूसरा नहीं होगा। और इसी प्रकार जैसे आकाश है, तो आकाश के जैसा कुछ है नहीं है, मतलब ये अपने आप में ये संज्ञा है। ठीक, यानी कि एक पर्टिकुलर विषय होता है या शब्द जो है इंसान होता है, कुछ भी होता है जो अपने आप में विशेष होता है। ठीक, अगला प्रश्न है, व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 4, सी है 5 और डी है 6। तो व्युत्पत्ति के आधार पर साथियों ये जो है शब्द 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? रूढ़, एक होता है रूढ़ और दूसरा होता है यौगिक
दूसरा होता है यौगिक, और तीसरा क्या होता है, योग रूढ़। योग रूढ़। ये व्युत्पत्ति के आधार पर साथियों शब्द तीन प्रकार के होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। और रूढ़ क्या होता है, रूढ़ जैसे कमल आप लिखेंगे तो इसको अलग करेंगे तो इसका कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलेगा, तो ये रूढ़ होता है। और यौगिक जो है, यौगिक जैसे आप लिखेंगे विद्यालय, विद्यालय, ठीक, तो इसको अलग करेंगे तो ये विद्या के लिए आलय यानी विद्या के लिए घर, ठीक, या जो है इसका अर्थ एक निकलेगा, इसका कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलेगा। जिसका कोई सार्थक अर्थ ना निकले वो रूढ़ होगा, और जिसका अर्थ निकल रहा है विद्यालय जैसे विद्या के लिए आलय तो यौगिक होगा। और योग रूढ़ का एक उदाहरण है साथियों, जैसे पीतांबर। पीतांबर, पीतांबर जो है ये जब कोई तीसरा अर्थ दे, जैसे पीतांबर बोलेंगे तो आप विष्णु जी को समझेंगे ना। अगर हम आपसे बोलेंगे पीतांबर तो सामने वाला या आप क्या समझेंगे, विष्णु जी को। तो जब तीसरा व्यक्ति पे जो है कोई जाए, मतलब आप बोलिए पीतांबर और समझे कोई विष्णु जी को, तो यहाँ पर क्या होता है, योग रूढ़ होता है साथियों। अगला प्रश्न है, लिंग किस भाषा का शब्द है। लिंग किस भाषा का शब्द है। ऑप्शन ए है हिंदी, ऑप्शन बी है अंग्रेजी, ऑप्शन सी है संस्कृत और डी है जर्मन। तो लिंग किस भाषा का शब्द है साथियों, ये संस्कृत भाषा का शब्द है। किस भाषा का है, संस्कृत भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न है, हिंदी में कितने लिंगों का प्रयोग होता है। हिंदी में कितने लिंगों का प्रयोग होता है। ऑप्शन ए है एक, ऑप्शन बी है दो, ऑप्शन सी है तीन और डी है उपर्युक्त सभी। तो हिंदी में साथियों केवल दो लिंगों का प्रयोग होता है। कौन कौन सा, एक होता है स्त्रीलिंग, एक होता है स्त्रीलिंग, ठीक, और दूसरा क्या है, पुल्लिंग। हिंदी में केवल दो लिंग का प्रयोग होता है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, ठीक। अगला प्रश्न है, वचन किसका बोध कराता है। वचन, वचन यानी कि एक वचन, दो वचन, बहुवचन। तो ये वचन पूछा जा रहा है, वचन की परिभाषा पूछी जा रही है, किस हिसाब से वचन किसका बोध कराता है। ऑप्शन ए है प्राणी या वस्तु के एक या अनेक होने का, ऑप्शन बी है प्राणी या वस्तु के एक होने का, और सी है प्राणी या वस्तु के अनेक होने का, और डी है प्राणी या वस्तु के लिंग का। तो वचन किसका बोध कराता है साथियों, ये वचन जो है प्राणी के एक या प्राणी या वस्तु के एक या अनेक होने का। जैसे एक वचन में तो एक प्राणी का बोध होता है और बहुवचन में ढेर सारे प्राणी का बोध होता है। तो यही है कि प्राणी या वस्तु के एक या अनेक होने का, माने कि एक और एक से ज्यादा होने का बोध कौन सा कराता है, ये वचन कराता है। और हिंदी में वचन कौन होते हैं, एक वचन और बहुवचन दो ही होते हैं, और संस्कृत में तीन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन होते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी में कितने वचन होते हैं। देखिए ये प्रश्न भी पूछ लिया गया है, ये पूछे गए प्रश्न है, सभी किसी ना किसी परीक्षा में ये पूछे गए प्रश्न है। हिंदी में कितने वचन होते हैं, तो अभी हमने आपको बताया हिंदी में दो वचन होते हैं, एक होता है एक वचन, एक वचन, और दूसरा क्या होता है, बहुवचन, बहुवचन, ठीक। अगला प्रश्न है, सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं। सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं। ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 7 और डी है 8। तो सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं साथियों, सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वनाम का भेद इनमें से कौन सा नहीं है। इनमें से कौन सा है जो सर्वनाम का भेद नहीं है। ऑप्शन ए है गुणवाचक, ऑप्शन बी है प्रश्नवाचक, सी है संबंधवाचक और डी है निजवाचक। तो निजवाचक सर्वनाम की पहचान कैसे करेंगे, जिससे इसमें स्वयं रहेगा या आप का प्रयोग होगा, वाक्य में आप मिलेगा कि मत छेड़ो, आप चला जाएगा यानी स्वयं चला जाएगा। और संबंधवाचक जो है इसमें क्या आता है, जो, सो, ठीक। और प्रश्नवाचक में तो प्रश्न पूछा ही जाता है, और साथ साथ प्रश्नवाचक चिन्ह भी आता है। अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर आएगा। इसमें सर्वनाम का भेद कौन सा नहीं साथियों, ये गुणवाचक जो है ये सर्वनाम का भेद नहीं है, ये विशेषण होता है। गुणवाचक ये विशेषण होता है साथियों, ये सर्वनाम नहीं होता है। और सर्वनाम क्या होता है, सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम की परिभाषा क्या है, संज्ञा के स्थान पर जो प्रयोग किया जाता है उसे ही सर्वनाम कहते हैं। जैसे लिखेंगे कि राम बहुत अच्छा लड़का है, फिर राम को हटाकर वह बहुत अच्छा लड़का है, तो यही हो गया, वह जो है वो सर्वनाम है, ठीक।
अगला प्रश्न है, जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहा जाता है मित्रों? ऑप्शन ए है सर्वनाम है, इसको सर्वनाम होना चाहिए था, सर्वनाम, ठीक, ये उल्टा हो गया। बी है विशेषण, ऑप्शन सी है क्रिया और डी है क्रिया विशेषण। तो जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं मित्रों उसे हम विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। और जिसकी विशेषता ये बताते हैं उसको विशेष कहते हैं। ये भी पूछा जाता है परीक्षाओं में कि जिसकी विशेषता बताते हैं उसे क्या कहा जाता है? उसे विशेष कहा जाता है। ठीक, अगला प्रश्न है, जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे कहते हैं। ये भी वही प्रश्न है लेकिन ये घुमा के पूछा गया है तो इसमें उलझ सकते हैं कुछ लोग, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया है, नहीं तो दोनों एक ही प्रश्न है। ठीक, जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उससे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है विशेष, ऑप्शन बी है विशेषण, सी है विशेषण एवं विशेष और डी है विशिष्ट। तो जिस शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसको कहते हैं साथियों विशेषण कहते हैं। ठीक, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में प्रेरणार्थक क्रिया है, इनमें से कौन सा है जो प्रेरणार्थक क्रिया है? तो प्रेरणार्थक क्रिया क्या होता है? जब जो है कर्ता किसी से काम करवाता है। ये दो प्रकार की होती है, एक होता है प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और एक होती है द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। तो प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया होती है जिसमें कर्ता काम करने के लिए बोलता है या कहता है कि भाई ये काम कर दो। ठीक, और दूसरा द्वितीय प्रेरणार्थक क्या होती है? वो काम उसे करवा लेता है। ठीक, तो इसमें कौन सी प्रेरणार्थक क्रिया है? ये दिलवाना जो है इसमें प्रेरणार्थक क्रिया है। अगला प्रश्न है, क्रिया के मूल रूप को कहते हैं, क्रिया की मूल रूप को क्या कहते हैं साथियों? ऑप्शन ए है धातु, ऑप्शन बी है पद, ऑप्शन सी है कारक और डी है समास। तो क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं मित्रों? इसे धातु कहते हैं। और क्रिया किसे कहते हैं? जैसे आप ये एक है पढ़ और इसमें आप ना लगा देंगे, क्या लगा देंगे? ना, तो ये मिलकर क्या बन जाएगा? दोनों पढ़ना, पढ़ना बन जाएगा। तो मूल रूप यही है, ये धातु जो है पढ़, ये जो है पढ़ जो है ये धातु है और इसमें ना लगने से क्रिया बनती है। तो क्रिया की पहचान क्या है? सीधे सीधे क्रिया आप ऐसे पहचानिए, जिसमें ना लगा होता है वो क्रिया होती है और ये धातु जो होता है धातु में ना लगकर क्रिया बनती है। ठीक, अगला प्रश्न है, आचार्य किशोरी दास वाजपेयी के मत से हिंदी में कितने कारक हैं? हिंदी में कितने कारक हैं? किसके मत के अनुसार से? आचार्य किशोरी दास वाजपेयी के हिसाब से। ऑप्शन ए है 6, ऑप्शन बी है 7, सी है 8 और डी है 5। तो आचार्य किशोरी दास वाजपेयी के मत से साथियों ये जो कारक होते हैं इन्होंने 6 बताया है। कितना बताया है? 6 बताया है। ये पूछा गया प्रश्न है, इसको ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी में कारक के विभक्तियों सहित कितने भेद माने जाते हैं? ये उनके हिसाब से था लेकिन इसमें क्या पूछा गया है? कारक के विभक्तियों सहित कितने भेद होते हैं? तो कारक के विभक्तियों सहित साथियों ये 8 भेद होते हैं। हिंदी में कारक के विभक्तियों सहित 8 भेद होते हैं, याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, क्रिया के उस रूपांतर को क्या कहते हैं जिससे उसके कार्य, व्यापार, समय और उसकी पूर्ण अथवा अपूर्ण अवस्था का बोध होता हो? क्रिया की कौन सी रूपांतर को क्या कहते हैं जिससे उसके व्यापार, समय और उसके पूर्ण अथवा अपूर्ण होने का बोध होता है? तो उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है संज्ञा, ऑप्शन बी है परिमाण बोधक विशेषण, ऑप्शन सी है अव्यय और डी है काल। तो जिसमें पूर्ण और अपूर्ण यही दो चीज आप पकड़िए, पूर्ण अथवा अपूर्ण, तो ये किसका जो है ये काल कहा जाता है। किसकी परिभाषा दी गई है? ये काल की परिभाषा दी गई है, समय की परिभाषा दी गई। काल का मतलब क्या होता है? समय। ठीक, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भूतकाल के भेद में नहीं आता है? इनमें से कौन सा है जो भूतकाल के भेद में से नहीं आता है? ऑप्शन ए है संभाव्य, ऑप्शन बी है अपूर्ण, ऑप्शन सी है पूर्ण, ऑप्शन डी है सामान्य। तो भूतकाल के सामान्यतः 6 भेद होते हैं साथियों, जो कि इसमें 3 दिया गया है। ठीक, 3 दिया गया है और एक होता है हेतु, हेतु मद, हेतु हेतु मद भूतकाल। ठीक, और एक होता है संदिग्ध, संदिग्ध। ठीक, और इसमें समान, पूर्ण और जो है अपूर्ण दिया गया है। एक संदिग्ध होता है और एक हेतु, हेतु मद होता है और एक होता है, अभी हमें ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन ये संभाव्य जो है साथियों ये संभाव्य नहीं होता है क्योंकि भूतकाल की बातें हैं तो उसमें संभावना की कोई बात ही नहीं है।
भूत का मतलब जो बीत चुका है वो भूतकाल कहलाता है। तो भूतकाल में संभावना की क्या बात है, जो बीत चुका उसमें संभावित होने का कोई चांस नहीं है। तो ये जो संभाव्य है इस प्रश्न का सही उत्तर है, ये जो है भूतकाल का भेद नहीं है। ठीक, अगला प्रश्न है वाच्य किसके अनुसार बनता है? वाच्य किसके अनुसार बनता है? ऑप्शन ए है कर्ता के अनुसार, ऑप्शन बी है कर्म के अनुसार, ऑप्शन सी है भाव के अनुसार और डी है उपर्युक्त सभी। तो एक हिसाब से आपको इसमें जो है वाच्य की परिभाषा पता हो, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं इसमें पूछा गया है, वाच्य के टाइप इनडायरेक्टली। लेकिन प्रश्न क्या है, वाच्य किसके अनुसार बनता है? तो वाच्य कर्ता, कर्म और भाव तीनों के अनुसार बनता है। तो उपर्युक्त सभी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला है कोहली द्वारा शतक लगाया गया, इस वाक्य का कर्तवाच्य में रूपांतरित वाक्य क्या होगा? इसमें जो है ये कोहली द्वारा शतक लगाया गया, इस वाक्य में कर्तवाच्य यानी कर्तवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, कर्म और भाव गौण होते हैं यानी कि अप्रभावी होते हैं। तो इसमें आपको कर्ता की प्रधानता दिखाना है। ठीक, तो इसको रूपांतरित करना है। ऑप्शन ए है कोहली शतक लगाएगा, ऑप्शन बी है कोहली ने शतक लगाया, ऑप्शन सी है कोहली ने शतक मारा और डी है कोहली का शतक बना। ठीक, तो कर्तवाच्य किसमें है? इसमें रूपांतरण जो हुआ है कोहली ने शतक लगाया। ठीक, इसमें कर्ता की प्रधानता है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला है जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है वह है, जिन शब्दों में लिंग, वचन या कारक के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है क्रिया कहलाती है, ऑप्शन बी है वचन कहलाते हैं, सी है अव्यय कहलाते हैं और डी है वाच्य कहलाते हैं। तो वाच्य तो तीन प्रकार के, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ठीक, तो जिसमें लिंग, वचन एवं कारक के जो है आधार पर के कारण परिवर्तन नहीं होता है उसे अव्यय कहा जाता है। साथियों क्या कहा जाता है? अव्यय कहा जाता है। अव्यय जो है ये जहां भी प्रयोग होगा इसमें लिंग, वचन, कारक का कोई जो है इसमें परिवर्तन नहीं होगा। ठीक, अगला प्रश्न है आहा आप आ गए, वाक्य में आहा शब्द है, इसमें जो आहा शब्द है इसमें क्या है? ऑप्शन ए है संज्ञा, ऑप्शन बी है सर्वनाम, ऑप्शन सी है अव्यय और डी है विशेषण। तो विशेषण क्या होते हैं? जो संज्ञा शब्द की विशेषता बताते हैं वो विशेषण होते हैं और जिसकी विशेषता बताते हैं उसे विशेष कहा जाता है। ठीक, तो इसमें आहा जो है क्या है? इसमें आहा अव्यय है। अगर आहा को आप जो प्रयोग करेंगे शब्दों में, वाक्यों में, उसके बाद उसे परिवर्तित करेंगे तो आहा अपने ही स्थान पर रहेगा, इसमें वाक्य के भाव में कोई परिवर्तन नहीं रहेगा। कहने का मतलब अव्यय जो होते हैं अविकारी होते हैं, इनका प्रयोग जहां भी होता है उसके रहने से जो कोई विकार नहीं उत्पन्न होता है। ठीक, अगला प्रश्न है उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 5 और डी है 7। तो उत्पत्ति के आधार पर साथियों शब्द के 4 भेद होते हैं। कौन कौन होते हैं? एक होता है देशज, देशज, और क्या होता है? विदेशज, विदेशज। तीसरा क्या होता है? तत्सम होता है, तत्सम होता है। और क्या होता है? तद्भव होता है, तद्भव होता है। ये वाक्य जो है उत्पत्ति के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं, देशज, विदेशज, तद्भव और तत्सम। अगला प्रश्न है संस्कृत से हिंदी में प्रयुक्त मूल शब्द से वर्तमान अस्थायी तद्भव रूप तक पूछने के मध्य में संस्कृत के अशुद्ध या टूटे फूटे, ये यहां पर पहुंचने होगा। ठीक, संस्कृत के मध्य तक पहुंचने में संस्कृत के अशुद्ध या टूटे फूटे स्वरूप में प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो संस्कृत से हिंदी में प्रयुक्त मूल शब्द और उसके बाद वर्तमान में अस्थायी तद्भव रूप तक पहुंचने वाले शब्द, और क्या है? संस्कृत के अशुद्ध या टूटे फूटे शब्द, इन्हें क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है तत्सम, ऑप्शन बी है विदेशी, ऑप्शन सी है देशज और डी है अर्ध तत्सम। तो इन्हें जो ये जो है अर्ध तत्सम की परिभाषा है साथियों। किसकी परिभाषा है? अर्ध तत्सम की परिभाषा है। जैसे तत्सम शब्द एक आपको लेकर समझा देते हैं, जैसे तत्सम है अग्नि, तत्सम शब्द है अग्नि और इसका तद्भव क्या है? तद्भव, इसका तद्भव है आग। अग्नि का तद्भव क्या है? आग है और इसका तत्सम अग्नि है। और अभी जो है ये अगिन एक शब्द है, अगिन,
अगिन। तो जो ये अगिन शब्द है साथियों, ये अग्नि और आग के मध्य का हो गया, और ये जो है कैसा है, ये अर्ध तत्सम का उदाहरण है। क्या? अगिन। ठीक, अब तो आपको सही से समझ में आ गया कि अर्ध तत्सम क्या है। अगला है, इनमें से कौन सा अरण्य का पर्यायवाची शब्द है? इनमें से अरण्य का कौन सा पर्यायवाची शब्द है? ऑप्शन ए है कांतार, ऑप्शन बी है आभारी, ऑप्शन सी है कुलीन, ऑप्शन डी है सस्य। तो सस्य का मतलब पर्यायवाची क्या होता है? अनाज। अनाज होता है सस्य का पर्यायवाची। ठीक, और अरण्य का पर्यायवाची होता है साथियों कांतार, विपिन, विपिन, और क्या होता है? अटवी, अटवी, और ये जंगल, जंगल का पर्यायवाची है ही ये। ठीक, और आभारी का पर्यायवाची होता है साथियों कृतज्ञ, कृतज्ञ, और क्या होता है? अनुग्रहित, अनुगृहित। ये अनुगृहित की वर्तनी देख लीजिएगा, ये वर्तनी शुद्धिकरण में पूछा जाता है, अनुगृहित ऐसे लिखा जाता है। गा में जो है री का मात्रा होता है, रा का मात्रा नहीं होता है। ठीक, तो ठीक है मित्रों, प्रश्न हमारे इतने ही थे। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, मित्रों के साथ जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं कल एक नेक्स्ट सेशन में साथियों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदी।